क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरी वर्चुअल लर्निंग के इस सीरीज़ में। और यहाँ हम आज आपके लिए एक्सेल का क्लास 2 लेकर आए हैं। और इसके अंदर अब हम कुछ नए टॉपिक्स देखेंगे। और इस क्लास के अंदर जो हमारे टॉपिक्स हैं वो क्या है, तो वो ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है आज की क्लास में वो है कि हम एक्सेल के अंदर किस तरीके से किसी भी तरीके का अगर ज़रूरत पड़ने पर रॉ इंसर्ट करना है, या ज़रूरत पड़ने पर कॉलम इंसर्ट करना है, या किसी भी तरह की कोई नई शीट इंसर्ट करनी है, कोई नया सेल इंसर्ट करना है, तो ये सब चीज़ें हम सीखेंगे। दोस्तों, एक्सेल के ऊपर काम करते समय कई बारी ज़रूरत हो सकती है कि आपके पास कुछ इस तरीके का डेटा पड़ा हुआ हो, और इस तरह के डेटा में मुझे इन दोनों के बीच में एक नया रॉ चाहिए। ये जो 16 और 17 है, इन दोनों के बीच में मैं एक नया रॉ इंसर्ट करना चाहता हूँ। तो ये काम करना बहुत ही सिंपल है। आपको ऐसा करने के लिए ये मालूम होना चाहिए कि आप किसके ऊपर रॉ इंसर्ट करना चाहते हैं। अगर मैं 35 और 15 के बीच में ये रॉ इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे 15 का जो रॉ नंबर है उस पर क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करने पर ये एक ऑप्शन आता है इंसर्ट का, इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो इसकी मदद से आप देखिए यहाँ पर 15 और 35 के बीच में एक नया रॉ इंसर्ट हो गया। आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं, नहीं तो एक तरीका और है। आप इस रॉ पर क्लिक करिए और उसके बाद कीबोर्ड पर कंट्रोल के साथ प्लस प्रेस करने से रॉ आ जाएगी। और अगर आप इसी रॉ को हटाना चाहें तो कंट्रोल माइनस प्रेस करने से ये रॉ निकल जाएगी। इसी तरीके से अगर आपने राइट क्लिक करके इंसर्ट किया तो आप राइट क्लिक करके इसे डिलीट भी कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास दो डेटा है 75 और 15, इन दोनों के बीच में मैं एक नया कॉलम डालना चाहता हूँ। तो क्योंकि इन दोनों के बीच में मैं कॉलम डालना चाहता हूँ, तो यहाँ मुझे 15 नंबर वाले का कॉलम सेलेक्ट करना पड़ेगा। राइट क्लिक करेंगे और इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए एक नया कॉलम इन दोनों के बीच में आ गया। इसी तरीके से अगर इसे निकालना हो तो राइट क्लिक करके डिलीट कर देंगे। कंट्रोल प्लस और माइनस यहाँ भी चल जाएगा, ये निकालने और लगाने के काम आता है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमें कभी किन्हीं दो शीटों के बीच में कोई नई शीट डालनी हो, या अगर सबसे एंड में कोई नई शीट डालनी हो, तो वो हम किस तरीके से डालें। तो देखिए, एक तो है शिफ्ट प्लस F11 से अगर सबसे लास्ट में आपको कोई शीट डालनी हो तो वो आप डाल सकते हैं, यानी इस वाले बटन पे क्लिक करके। तो अब देखिए एक और शीट आ गई जिसका नाम अपने आप शीट 1 आया। और अगर आप कभी किन्हीं दो शीटों के बीच में, यानी क्लास 2 और क्लास 3 के बीच में, मान लीजिए मैं ये एक नई शीट डालना चाहता हूँ, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। या मान लीजिए क्लास 1 और 2 के बीच में मुझे एक नई शीट डालनी है, तो आप क्लास 2 पर राइट क्लिक करेंगे और एक ये ऑप्शन आता है इंसर्ट का, इस पर क्लिक कर देंगे। आपको एक वर्कशीट चाहिए तो आप ये चुनेंगे, ओके कर देंगे, एक नई वर्कशीट यहाँ पर आ जाएगी। अगर इस वर्कशीट को डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके कंट्रोल डिलीट प्रेस करने से ये डिलीट भी हो जाती है। और तो ये हमने देखा कि किस तरीके से हम रॉ कॉलम इन शीट डाल सकते हैं। इसी तरह से कई बार हमें सेल डालने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि मान लीजिए 10, 20, 30, 40, 50, 60 इस तरीके का कुछ डेटा हमारे पास पड़ा हुआ है, 70, 80 और 90। और अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि इस 40 को यहाँ से गायब करना है और यहाँ पर मतलब ये सेल ही डिलीट करना है। तो इसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, और राइट क्लिक करके ये देखिए ये इसमें इंसर्ट का ऑप्शन तो आ रहा है पर डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है।
पर अगर मैं यहाँ पर कंट्रोल माइनस करूँ तो ये यहाँ पर आ जाएगा और अब ये आपसे डिलीट वाला ऑप्शन आ गया। इसमें आपको बताना है कि अगर आप इस सेल को डिलीट कर रहे हैं तो या तो इसके राइट वाला यानी ये 60 या फिर इसके नीचे वाला यानी कि ये 80 इसकी जगह ले लेंगे। तो इनमें आपको क्या डालना है, यानी 40 के जाने पर 80 वाले को ऊपर करना है या 60 वाले को ऊपर करना है या फिर पूरी रॉ निकालनी है या फिर पूरा कॉलम ही निकालना है। तो अगर ये करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं चाहता हूं कि ये 60 इसकी जगह ले ले, तो हम करेंगे शिफ्ट सेल लेफ्ट, ओके कर देंगे। वो 40 निकल गया और जो इधर वाले सेल थे सारे वो इधर इधर एक कदम खिसक जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं कंट्रोल माइनस करता हूं और बोलता हूं शिफ्ट सेल अप, तो ये नीचे वाले सेल को ऊपर की तरफ खिसका देता है। देखिए ये 80 भी ऊपर आया है और ये फिर नीचे का कुछ डेटा है ये भी अपना एक एक कदम ऊपर आ गया। तो इस तरह से दोस्तों हम किसी भी वर्कशीट के ऊपर कोई भी सेल डिलीट या इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको इंसर्ट करना है कोई सेल तो राइट क्लिक करके आप इंसर्ट भी कर सकते हैं, पर उसमें भी आपको ये बताना पड़ेगा कि नीचे वाले या राइट वाले सेल को आगे की तरफ पास करना है। इसके बाद जो अगला होता है वो है कि आप रो और कॉलम का साइज कैसे चेंज कर सकते हैं या सेल को छोटा बड़ा कैसे कर सकते हैं। किसी भी अगर एक पर्टिकुलर रो को हाइड करना है तो कैसे करें, या किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलम को हाइड करना है तो कैसे करें। इसको करने के लिए मैं आपको ये यहाँ पर दिखाता हूँ साइड में। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कॉलम का साइज इतना ही है, पर आपको सिर्फ ए लिखना है और कुछ नहीं लिखना, ABCD ही लिखनी है आपको इस तरीके से। तो ऐसे में क्योंकि डेटा आपका बस एक अक्षर का है लेकिन कॉलम की चौड़ाई बहुत ज्यादा है, आप अगर इसको कम करें तो प्रिंटिंग के काम में आपकी थोड़ी जगह बच जाएगी। तो ऐसे में अगर मुझे इसका साइज कम करना है तो मैं यहाँ इस लाइन पे क्लिक करूंगा, इस लाइन के बिल्कुल एज पे बटन प्रेस करके रखेंगे और अब आप इसके पिक्सेल्स को कम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई कॉलम छोटा है पर उसमें मैं कुछ बड़ी बड़ी चीजें डाल देता हूँ, इस तरीके से बड़ी बड़ी चीजें मैंने डाल दी। तो अब मैं चाहता हूं कि इस कॉलम का जो ये साइज है वो सबसे बड़े डेटा को पूरा कवर कर ले। तो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से बटन प्रेस करके यहाँ तक इसको खींचे तो ये जेड कॉलम देखिए आपका बड़ा हो गया। पर दूसरा तरीका ये है कि आपको शायद कई बार मालूम नहीं होता कि आपका जो सबसे बड़ा डेटा है वो कितना बड़ा है। आप इस पर यहाँ पर बीच में डबल क्लिक करेंगे तो भी ये ऐसा कर देगा, आपके कॉलम के साइज को सबसे बड़े वाले कैरेक्टर के साइज के साथ एडजस्ट कर देगा। और अगर मान लीजिए आपको किसी भी एक पर्टिकुलर सेल का साइज छोटा बड़ा करना है, जैसे कि मैं इस भास्कर वाले सेल का साइज बड़ा या छोटा करना चाहता हूँ, तो ये काम आपको दोनों रो और कॉलम का साइज छोटा बड़ा करके करना होता है। और फिर जाके किसी सेल का, एक पर्टिकुलर सेल का साइज छोटा या बड़ा होता है। तो रो और कॉलम दोनों को ही साइज में छोटा बड़ा करने से सेल भी छोटा बड़ा होता है, नहीं तो और तीसरा कोई भी उपाय नहीं है। अब जो चीज आती है कि मान लीजिए मुझे कोई पर्टिकुलर कॉलम गायब करना होता है। जैसे ये कॉलम Z है, मैं चाहता हूँ ये कॉलम Z ना आए, ABC है, फिर DEF है मान लीजिए, और मैं चाहता हूँ इस कॉलम को, ये जो नाम वाले कॉलम है, ये बीच में से गायब हो जाए। डिलीट करना अलग चीज है और गायब करना अलग। डिलीट करने के लिए हम कंट्रोल माइनस करेंगे तो वो चला गया, और कंट्रोल Z करेंगे तो आ भी जाएगा। लेकिन मैं इसको हाइड करना चाहता हूँ, तो हाइड में क्या होगा, ये डेटा तो यही रहेगा। हम इन पे फॉर्मूले भी लगा सकते हैं पर ये दिखेंगे नहीं। इसको ऐसा करने के लिए आप Z कॉलम की हेडिंग पे राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक ऑप्शन आ रहा है हाइड का, तो इसकी मदद से ये आपका हाइड हो जाएगा। अब अगर आपको ये वापस चाहिए
तो क्योंकि आपने यहाँ पर से हाइड किया था, तो आप इन दोनों कॉलमों को ही सेलेक्ट करोगे, क्योंकि वो हाइड वाली चीज इसके बीच में है। राइट क्लिक करोगे और अनहाइड कर दोगे तो वो आपके सामने आ जाएगा। और अगर आपको ये नहीं मालूम कि जो चीज आपने हाइड करी थी वो चीज किस जगह पे थी, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इससे ये पूरी की पूरी वर्कशीट ही सेलेक्ट हो जाएगी। और फिर कहीं पर भी राइट क्लिक करके अनहाइड कर दीजिए, वो सारा का सारा कैसे भी करके निकाल ही देगा। इसी तरीके से अगर आप कोई शीट भी हाइड करना चाहो, जैसे कि मैं ये शीट 3 हाइड करना चाहता हूँ, तो आप हाइड कर सकते हो, वो होते हुए भी दिखेगी नहीं। अब अगर वापस चाहिए तो राइट क्लिक करेंगे, 4th शीट पर अनहाइड करेंगे, तो ये बता देगा कि कितनी शीट आपने टोटल हाइड कर रखी है। मैं इस शीट को अनहाइड करना चाहता हूँ, तो उस पर क्लिक करके ओके कर देंगे, वो वापस आ जाएगा। अगला जो अब हमारा टॉपिक है वो है असेंडिंग ऑर्डर में डेटा को शॉर्ट करना या डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को शॉर्ट करना, और फिल्टर लगाना यानी शॉर्ट एंड फिल्टर। देखिए शॉर्ट एंड फिल्टर किस तरीके से काम करता है। इसको करने के लिए यहाँ पर ये मेरे पास एक डेटा है और इस डेटा पर मैं शॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग लगाता हूँ। मान लीजिए जो मेरा डेटाबेस है ये पहले ऐसा नहीं है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी आप ये मत देखिए। मेरा ये एक डेटाबेस है जिसमें अलग अलग लोगों के नाम हैं और ये सारे अलग अलग लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, और इन अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करके इन्होंने इतने इतने रुपए की सेल या जो भी है मार्केटिंग करी है, इतना हमारा कमाई हुआ है। तो अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी नाम है और उनका जो भी डेटा है वो सारा का सारा असेंडिंग ऑर्डर में लग जाए, यानी पहले ए नाम वाले आए, फिर बी वाले, फिर सी वाले, फिर डी वाले, ऐसे हो जाए। और ये सिर्फ मुझे यही नहीं करना बल्कि इसके साथ साथ वाले ये तीनों करने। तो ऐसा करने के लिए हम यहाँ कस्टम शॉर्ट में आकर, अगर आप पहले कॉलम के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहते हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो ये 2 ऑप्शन है, इनमें से कोई सा भी एक चुन लेंगे। तो देखिए आपका नाम के हिसाब से अजीत, अनिल, अनिल, चौहान, गुलशन, ये सारे असेंडिंग ऑर्डर में आ गए और उनके ये सारी चीजें भी उसी हिसाब से आई है जो पहले थी। जैसे पहले अजीत नीचे था, गारमेंट में था, 15 समथिंग कुछ आ रहा था। अब अजीत ऊपर हो गया, गारमेंट में है, अभी भी 15 समथिंग ही कुछ आ रहा है। मतलब इसके ऊपर नीचे होने से ये दोनों भी ऊपर नीचे हुए हैं। इसको हम कहते हैं डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना। पर अगर मान लीजिए मैं चाहता हूं कि नाम नहीं बल्कि डिपार्टमेंट असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में आए या असेंडिंग ऑर्डर में आए, तो मैं ऐसा चाहता हूं और फिर उसके हिसाब से नाम दिखाए। तो इसके लिए आप इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर आके ये ऑप्शन है कस्टम शॉर्ट का, इस पे क्लिक कर देंगे। आपको उस कॉलम की हेडिंग बतानी है जिसके बेस पर आप ये शॉर्ट करना चाहते हैं। तो मैं नाम के बेस पर नहीं, डिपार्टमेंट के बेस पर शॉर्टिंग करना चाहता हूँ, यानी असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहता हूँ। तो मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगा, ओके कर देंगे। तो ये देखिए ये आपका सारा डिपार्टमेंट पहले फर्नीचर दिखा रहा है, फिर गारमेंट और फिर मशीनरी दिखा रहा है। उसी हिसाब से नाम और उसी हिसाब से फिर दूसरी चीजें दिखा रहा है। अजीत फिर से देखिए 45 पे आ गया है, तो अभी भी इसका वही है, 15 समथिंग जो था उतना ही है, यानी डेटा इसका खत्म नहीं हुआ है, गायब नहीं हुआ है, बस ऊपर नीचे हो गया है। इस तरह से हम डेटा पर असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर या और कोई भी ऑर्डर हम आगे देखेंगे तो उसके हिसाब से शॉर्टिंग अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज होती है फिल्टर लगाना। फिल्टर लगाने से क्या है, आप अपना डेटा जब चुन लेते हैं तो एक ये डाउनवर्ड एरो हर हेडिंग के ऊपर लगा हुआ आता है, हर हेडिंग के साथ लगा हुआ आता है। और इसको ऐसे लगने से फायदा ये है कि जैसे कि मान लीजिए मैं एक पर्टिकुलर टाइप का ही डेटा चाहता हूँ, बाकी सारा डेटा एक ही बार में नहीं चाहता। जैसे कि मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मुझे एक बार में सिर्फ गारमेंट ही दिखाए या मुझे एक बार में फर्नीचर ही दिखाए या ऐसा कुछ भी। तो इसके लिए फिर हम फिल्टर वाले ऑप्शन यूज कर सकते हैं।
कि फिल्टर में मैं यहाँ से गारमेंट ही देखना चाहता हूँ, तो मैं ये सारे हटा दूंगा, गारमेंट पे लगा दूंगा। तो अब से मुझे सिर्फ गारमेंट और उससे रिलेटेड लोगों का ही डेटा दिखाएगा। या मैं चाहता हूँ कि गारमेंट और फर्नीचर दोनों का दिखाए, तो मुझे उसका भी दिखा देगा। या अगर मान लीजिए मैं कहता हूँ सारे इधर तो सारे हैं, पर नाम वाले पे मैं कहता हूँ कि नाम वाले पे मुझे किसी का भी नहीं देखना है, सिर्फ अनिल का देखना है, तो अब सिर्फ अनिल का ही दिखाएगा, क्योंकि अनिल 2 बार में ये अनिल का डेटा 2 बार है। तो इस तरीके से हम किसी भी डेटा के ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं और एक पर्टिकुलर टाइप की रिपोर्ट बना सकते हैं। अगर आपको फिल्टर लगाकर उसे फिर अब हटाना है, तो आप उतना ही सिलेक्ट करिए जितना पहले किया था। शॉर्ट एंड फिल्टर में आइए और फिर यहाँ पर आके आपने फिल्टर कर देना है, दोबारा क्लिक कर देना है, तो ये फिल्टर आपका हट जाएगा। तो दोस्तों ये होता है शॉर्ट एंड फिल्टर का। अब समझते हैं एक्सेल के अंदर सेल रेफरेंसिंग क्या होती है। और सेल रेफरेंसिंग को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक्सेल तो पूरी इसी की दुनिया है। एक्सेल में पूरा यही काम है, फॉर्मूला बनाना, रेफरेंस देना। आमतौर पर एक्सेल के अंदर 3 तरह के रेफरेंसिंग सिस्टम होते हैं। ये सिस्टम किस तरीके से होते हैं इसको मैं अभी थोड़ा बाद में समझूंगा। उससे पहले मैं आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मैक्सिमम, मिनिमम, काउंट, इन सब के फॉर्मूले बता देता हूँ। और ये सारे फॉर्मूले मैंने एक सिंपल सी मार्कशीट पे अप्लाई करने हैं। तो ये मैंने एक सिंपल सी मार्कशीट बना रखी है, जिसमें स्टूडेंट की डिटेल के तौर पर उनके नाम, क्लास और रोल नंबर है। सब्जेक्ट के तौर पर उनके जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे यहाँ पर डाले गए हैं। कुल मिलाकर इनके 5 सब्जेक्ट है, तो मैं वो यहाँ पर डाल देता हूँ। एक सब्जेक्ट वाला कॉलम अभी डिलीट हो गया था, इसलिए ऐसा आ रहा है। ये ध्यान रखिए, आप चाहें तो जितना मर्जी डेटा बना सकते हैं नीचे, पर फिलहाल एग्जाम्पल के लिए मैंने 2 डेटा बनाए हैं। और अब जैसे कि मान लीजिए हिंदी, एसएसटी, जीके, साइंस और एसकेटी ये सारे सब्जेक्ट हैं। मैथ कुल मिलाकर 6 सब्जेक्ट यहाँ पर दिखा रहा है। अब मुझे मान लीजिए मुझे पता करना है कि कुल मिलाकर कितने सब्जेक्ट हैं किसी बच्चे के पास। तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। ये फॉर्मूला है इक्वल लगाना है आपने सबसे पहले, और अब आप लगाओगे इक्वल टू काउंट। और काउंट में आकर आपको बस वो रेंज देनी है जितने भी सब्जेक्ट में मार्क्स आए हैं। तो आप मैथ से लेकर हिंदी तक सेलेक्ट कर लेंगे, रोल नंबर नहीं सेलेक्ट करना है, एंटर कर देंगे। ये मुझे गिन के बता देगा कि कितने सब्जेक्ट हैं। और अब आप इसे यहाँ से पकड़ के नीचे ड्रैग कर दीजिए, तो ये दूसरे वाले का भी निकाल कर दिखा देगा। इसके बाद अब मैं टोटल करना चाहता हूँ कि सारे सब्जेक्टों में टोटल बनकर क्या आया। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं इक्वल्स टू। वैसे फॉर्मूले हम कई तरह से लगा सकते हैं, इक्वल टू प्लस में ये, 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 इस तरीके से भी फॉर्मूला लगाया जा सकता है और बिल्कुल सही रिजल्ट दिखाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। देखिए ये भी अभी सही दिखा रहा है, बिल्कुल ठीक ठाक। आप चाहो तो जोड़कर भी देख सकते हो, नहीं तो आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन। और अब आप उतना ही सिलेक्ट करेंगे जितना सब्जेक्ट है और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर कर देंगे। फिर आप इसी फॉर्मूला को नीचे ड्रैग कर देंगे, तो ये सम निकाल कर दिखा देगा। इसके बाद अगर आपको ये पता लगाना है कि किस सब्जेक्ट में या सबसे ज्यादा मार्क्स क्या आए हैं, तो वो आप मैक्स के फॉर्मूला से पता लगा सकते हैं, यानी मैक्सिमम निकालने के लिए इक्वल टू मैक्स। और इसके अंदर अब आप वो सीरीज डालेंगे जिसमें से आपको मैक्सिमम वैल्यू पता लगानी है। तो मैक्सिमम वैल्यू मुझे इसमें से पता लगानी है, ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करेंगे, तो देखिए 70 जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। ये 70 सबसे ऊपर है। अब आप इसे नीचे ड्रैग कर देंगे तो नीचे वाले फॉर्मूले पे भी अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से मुझे ये पता लगाना है कि सबसे कम स्कोर किसमें था। तो मिनिमम के लिए मिन फॉर्मूला यूज करते हैं। मैथ से लेकर
हिंदी तक सेलेक्ट करना है। ब्रैकेट बंद, एंटर करेंगे तो सबसे कम 30 है और सबसे कम 12 है। आप चाहे तो चेक भी कर सकते हो, सबसे कम 30 और सबसे कम 12। अब अगर आपको मान लीजिए एवरेज पता लगाना है तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, लेकिन आप अपनी तरफ से भी फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे कि इक्वल टू जो सम है, जो टोटल है, अगर मैं उसको डिवाइड कर दूं जितने सब्जेक्ट है उतने से, तो एवरेज ही आएगा। इतना एवरेज आ रहा है। आप चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो, नहीं तो यहाँ पर आप एवरेज का फॉर्मूला लगाओगे। एवरेज का फॉर्मूला लगाने के लिए ब्रैकेट ओपन करना है अपने, यहाँ पर मैं ये एवरेज आ गया, इसे टैब करेंगे और अब आप इसको मैथ से लेकर हिंदी तक सिलेक्ट कर लोगे। ब्रैकेट बंद करेंगे, देखिए अभी भी वही आ रहा है, क्योंकि कैसे भी करके एवरेज तो उतना ही है ना, और उतना ही आएगा। तो ये मैंने इसका एवरेज निकाल लिया। अब हम इसके बाद आगे की चीजें देखते हैं। इसमें मैंने आपको ऐड, सब्सट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मैक्सिमम, मिनिमम और काउंट का फंक्शन बताया। मल्टीप्लाई का फंक्शन नहीं बताया, हालांकि ये बहुत ही आसान है। इक्वल टू 10 और मान लीजिए मुझे इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ कीबोर्ड में जो स्टार का बटन होता है ना, वही मल्टीप्लाई का भी बटन होता है। एंटर करेंगे तो ये मुझे मल्टीप्लाई करके दे देगा। इसके लिए कोई फंक्शन नहीं होता है। तो दोस्तों ये जो होम में जो आपको चीजें दिख रही है ना, ये तो कुछ आम चीजें हैं, और इसके अंदर भी हमें काफी कुछ नई चीजें हैं जो हम समय समय के साथ सीखते चलेंगे। जैसे मैंने आपको अभी शॉर्ट एंड फिल्टर बताया। अब हम पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट बनाना सीखेंगे। पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट हमें तब बनाना पड़ता है जब हमारे पास कोई बहुत बड़ा डेटा आए, और उस डेटा में से हमें सारा डेटा नहीं देखना, बल्कि एक पर्टिकुलर टाइप का ही डेटा ढूंढना है, या हमें अपने हिसाब से उस टेबल को बनाना है जो टेबल हमें मिली है। जैसे कि मेरे पास एक ये डेटा है और इस डेटा के लिए मैं पाइवट टेबल बनाना चाहता हूँ, तो इसको जरा मैंने कॉपी करके अलग से नीचे साइड में पेस्ट कर दिया। और अब मैं इस डेटा के लिए पाइवट टेबल बनाना चाहता हूँ, तो आप इंसर्ट में आओगे। इंसर्ट में इधर इस डाउनवर्ड एरो पे ये रहा ऑप्शन पाइवट टेबल का। सबसे पहले तो ये पूछ रहा है कि वो जो डेटा है वो बताओ क्या है, तो डेटा मेरा यही वाला है। और पाइवट टेबल आपको नई वर्कशीट पे बनानी है या इसी वर्कशीट पे बनानी है, तो मैं इसी वर्कशीट पे बनाना चाहता हूँ। एग्जिस्टिंग वर्कशीट ले लेंगे। लोकेशन मैंने बोला इसे, भाई लोकेशन ये वाली ले लो, ओके कर दो, तो ये आपका पाइवट टेबल बनकर आ जाएगा। हालांकि अभी खाली है, अभी हमने इसमें कुछ बोला नहीं है। जो जो चीजें आप इधर दोगे वो सारी चीजें वो उधर करेगा। जैसे कि मैं बोलूंगा नाम दिखाओ, तो ये मुझे सबके नाम दिखा देगा, कितने कितने कैसे कैसे कितना सबका नाम है। एक बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो नाम है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल मिलाकर इसको आप सेलेक्ट करिए तो देखिए 12 नाम है अलग अलग। पर अगर आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो देखिए ये बताता है कि 11 ही नाम है। हालांकि मैंने तो बोला नाम दिखाने के लिए, तो वो सारे ही नाम दिखाएगा और कोई गलत भी नहीं है, नाम वो दिखा भी रहा है ठीक ठीक। पर अगर आप गौर से देखें तो जो आपका ओरिजिनल डेटा है उस डेटा के अंदर एक ही नाम 2 दफा रिपीट हो रहा है, और वो है अनिल का नाम। अनिल का नाम रॉ नंबर 88 में और रॉ नंबर 94 में भी है। ये रहा और ये रहा। पर यहाँ जब हम पाइवट टेबल बनाते हैं तो यहाँ पर एक ही बार किसी भी आदमी का नाम आएगा, 2 बार नहीं आएगा। अगर स्पेलिंग सेम है तो 2 बार नहीं आ सकता है। अब मान लीजिए नाम तो मैंने बता दिए, अब मैं कहता हूँ कि जरा मुझे इन सभी लोगों की सेल दिखाओ। ये बात ध्यान रखिए कि नाम जो है अपने ही आप रॉ लेवल में आया है, और सेल जैसी मैंने बोला वो अपने ही आप वैल्यू वाले में आ गई।
अब ये मुझे बता देता है कि उस्मान ने इतने की सेल करी, कमल ने इतने की सेल करी, किशोर ने इतने की, अजीत ने इतने की, पर अनिल ने इतने की करी है। पर अगर आप यहाँ देखें तो अनिल का तो इतना है। असल में जो इधर ये अनिल का 25,000 दिखा रहा है, वो ये वाला जो ये 25 लाख में दिखा रहा है, 2.5 लाख में दिखा रहा है कुछ, वो इसकी वजह से है कि 1,45,000 तो इधर थे, फिर अनिल का ही 1,12,000 इधर भी था। तो उस हिसाब से दोनों का मिलाकर ये मुझे बताता है कि अनिल ने इतने की सेल करी है। चलिए, अब अगर मान लीजिए मैं जो ये रॉ लेवल में नाम पड़ा हुआ है इसको मैं हटा देता हूँ, तो ये मुझे क्या दिखाता है? तो मुझे ये सारे इन सब का टोटल करके वैल्यू दिखा देता है। अगर मैं डिपार्टमेंट पे क्लिक करता हूँ तो ये सिर्फ मुझे ये बताएगा कि किस डिपार्टमेंट में कितने कितने की सेल हुई है, जिसको ऐसे अगर मैं उसी टेबल में पता लगाना शुरू करता और अगर वो टेबल बहुत बड़ी होती फिर तो मुझे नानी याद आ जाती, क्योंकि ऐसे में फिर मैं बार बार देखता, हाँ भाई गारमेंट किधर है, फिर जोड़ दिया, फिर गारमेंट मिला, फिर जोड़ दिया, ऐसे में काम करना मुश्किल हो जाता है। पर इसने यहाँ पर मेरा काम इतना ज़्यादा आसान कर दिया। अब अगर मान लो गारमेंट के बाद मैं नाम पे भी क्लिक कर देता हूँ तो क्या होगा? तो यही होगा कि पहले आपको गारमेंट का टोटल दिखाएगा, उसके अंदर कौन कौन से लोग हैं, फिर पहले फर्नीचर का दिखा दिया, फिर गारमेंट का दिखाएगा उसके अंदर कौन कौन से लोग हैं, और फिर मशीन का दिखा देगा कि मशीनरी में कौन कौन से लोग काम करते हैं। तो इस हिसाब से दिखा रहा है। और यहाँ इस रिपोर्ट में अगर आप एक चीज़ देखें तो अनिल का नाम 2 बार ही आ रहा है, क्योंकि हमने पहले उसको बोला कि अलग अलग डिपार्टमेंट दिखाओ और उनके अंदर अलग अलग जो लोग हैं वो दिखाओ। तो अनिल एक तरफ गारमेंट में भी सेल करी उसने और एक तरफ उसने फर्नीचर में भी सेल करी, तो इस वजह से दोनों जगहों पे उसके नाम आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर मेन मुद्दा क्या है? तो मेन मुद्दा है कि आप डिपार्टमेंट वाइज रिपोर्ट देख रहे हैं, ना कि नाम के हिसाब से। अगर आप इस डिपार्टमेंट को उठा के नीचे कर दो और नाम को ऊपर कर दो तो फिर ये मामला अलग हो जाएगा। फिर अनिल एक ही बारी होगा, पर ये दिखाएगा कि ये अनिल के लिए 2 अलग अलग ब्रांचें चलती हैं, 2 अलग अलग डिपार्टमेंट चलते हैं। आप चाहें तो पाइवट टेबल को ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो इस डिपार्टमेंट को उठाकर रॉ लेवल में से निकालकर कॉलम लेवल में भी डाल सकते हैं। यानी नाम तो ऐसे रॉ में ही रहेंगे, पर जो डिपार्टमेंट है वो सारे कॉलम में आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये पता चलता है कि उस्मान सिर्फ फर्नीचर में काम करता है, कमल भी, किशोर भी, पर अनिल फर्नीचर और गारमेंट दोनों में करता है। अनिल का टोटल ये हुआ, गारमेंट का टोटल ये हुआ, फर्नीचर का टोटल ये हुआ, इन तीनों का टोटल ये होता है और इन सब का टोटल भी यही होता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रैंड टोटल। यानी सभी लोगों का टोटल भी उतना ही हुआ और सभी डिपार्टमेंट का टोटल भी उतना ही हुआ। ये सारा आपका आएगा रॉ और कॉलम लेवल में। हम इस तरीके से काम करते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल चीज़ होती है तो वो तो हमेशा ही वैल्यू में आती है अपने आप ही। इसके अलावा एक चीज़ है कि आप चाहो तो रिपोर्ट पे फिल्टर यहाँ से भी लगा सकते हो। जैसे कि मैंने इस डिपार्टमेंट को उठाकर इधर रख दिया, तो अब ये नामों की लिस्ट दिखाएगा और मैं चाहूँ तो ऊपर डिपार्टमेंट में फ़िल्टर लगा सकता हूँ कि भाई मुझे तो सिर्फ फर्नीचर वालों का ही दिखाओ। तो अब ये फिर सिर्फ फर्नीचर वालों के ही नाम दिखाएगा। फिर मैं कहता हूँ नहीं, मुझे सिर्फ मशीनरी वालों के दिखाओ, तो नीचे जो शीट बनी वो मशीनरी वालों की ही आएगी। फिर मैं कहता हूँ नहीं, गारमेंट वालों के दिखाओ, तो मशीन हटा दिए, गारमेंट वालों का आ जाएगा। इस तरह से हम पाइवट टेबल का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से पाइवट चार्ट भी बनाया जाता है। अगर आप एक बार पाइवट टेबल बना चुके हो और अब आप इसे हटाना चाहते हैं तो ये सारा आप सेलेक्ट करोगे, क्लियर में आओगे और क्लियर ऑल कर दोगे। अगर आप पाइवट चार्ट बनाना चाहते हो तो इसमें कुछ नया करने वाला नहीं है। डेटा सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में आएंगे और यहाँ आके पाइवट चार्ट बोलना है। इसी डेटा का आप चार्ट बनवाना चाहते हैं तो इसलिए मैंने यही रखना है। इसी शीट पर एड्रेस क्या दिया, तो जो पहले दिया था वही दे दिया, ओके। तो अब ये आपका 3 चीज़ें बन के आएगी।
पहले तो एक जो आपका ओरिजिनल डेटा है वो, पीछे बैकग्राउंड में पाइवट टेबल और उसके रिजल्ट के तौर पर पाइवट चार्ट। इसमें मैं जैसे कि बोलता हूँ कि भाई नाम दिखाओ मुझे, कुल मिलाकर कितने नाम हैं, तो नाम ये सारे दिखा देता है। फिर मैं कहता हूँ किसने कितने कितने की सेल करी ये भी दिखाओ, तो उस हिसाब से फिर ये चार्ट को रेडी कर देगा अपने ही आप। हमें इसमें कुछ नहीं करना है, हमें जो करना है इसमें करना है बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अभी पाइवट चार्ट में किया। और इस तरफ अब आपका चार्ट बन के रेडी हो जाएगा। जैसे मैंने पाइवट टेबल में ये सब किया था, पाइवट टेबल फील्ड लिस्ट, इस तरफ ये सब चीज़ें अपने आप मेंटेन होगी। मान लीजिए नाम की जगह मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट दिखाओ, तो तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट का ये मुझे दिखा देगा। और अगर मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट के साथ साथ नाम भी दिखाओ, तो फिर ये ऐसे करेगा। फर्नीचर हो गया, फिर अलग अलग नाम हो गए, फिर गारमेंट हो गया, फिर अलग अलग नाम हो गए, फिर ये मशीनरी हो गई और अलग अलग नाम हो गए। अगर आप एक को उठाकर कर देते हो कॉलम में, तो देखिए फिर ये कैसा हो जाता है चार्ट। अलग अलग कॉलमों के लिए इसने आइडेंटिफिकेशन दे दिया कि फर्नीचर ब्लू कलर का होगा, गारमेंट ग्रीन कलर का होगा और मशीनरी गारमेंट रेड कलर का होगा और मशीनरी ग्रीन कलर की होगी। अगर उस्मान का ब्लू कलर में दिखा रहा है तो मतलब वो मशीनरी में है। कमल भी, किशोर गारमेंट में है, अजीत गारमेंट में है, अनिल फर्नीचर और गारमेंट दोनों में है। इस तरीके से हम जो है पाइवट चार्ट को मेंटेन करते हैं। अब अगर आपका काम हो गया तो अब आप इसे यहाँ से बंद कर सकते हैं। और अगर आप इस चार्ट को भी डिलीट करना चाहें तो इसकी लाइन पे क्लिक करके डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। ये सब हटाना है तो आप ये सारा सेलेक्ट करके इधर से आप क्लियर ऑल कर देंगे, ये सारा आपका निकल जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी दूसरी क्लास जिसके अंदर हमने ये सारे अलग अलग टॉपिक्स देखे। अभी एक बात ध्यान रखेंगे कि मार्कशीट में मैंने आपको मार्कशीट का 5% भी नहीं कराया है। असल में मैं तो बस आपको ये वाले फॉर्मूले बताना चाहता था और ये चीज़ हमने देख ली है। और अब एक लास्ट टॉपिक जो बचता है वो मैं अब आपको ये कराता हूँ, सेल रेफरेंसिंग क्या होती है, कैसे होती है और कितने तरह की होती है। सेल रेफरेंसिंग को समझने के लिए देखिए, मैंने आपको बताया था कि 3 तरह की सेल रेफरेंसिंग होती है। सबसे पहली जो सेल रेफरेंसिंग होती है ये होती है, इसको हम कहते हैं रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस में कुछ इस तरीके से होता है कि मान लीजिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला बनाता हूँ, ये वाला प्लस में, ये वाला प्लस में, ये वाला एंटर। अब इसमें जो फॉर्मूला पड़ा हुआ है अगर मैं इसे नीचे ड्रैग कर दूं या कॉपी पेस्ट कर दूं तो जो इसमें है वही इसमें नहीं होता है, बल्कि इसके लिए तो ये 3 एड्रेस थे, अपने ही आप इसके लिए ये 3 एड्रेस बन जाते हैं और फिर इसके लिए ये 3 एड्रेस बन जाते हैं। तो इसीलिए इसे रिलेटिव सेल रेफरेंस कहा जाता है, क्योंकि रिलेटिव सेल रेफरेंस में आपके सोर्स डेटा का डेस्टिनेशन से एक लिंक हो जाता है। अगर सोर्स ऊपर नीचे हुआ या डेस्टिनेशन ऊपर नीचे हुआ तो सोर्स भी अपने आप ही ऊपर नीचे होगा। इसके अलावा एक होता है मिक्स सेल रेफरेंसिंग। मिक्स सेल रेफरेंसिंग में मिक्स सेल रेफरेंसिंग से भी पहले होता है फिक्स सेल रेफरेंसिंग। फिक्स सेल रेफरेंसिंग में क्या है, मैं चाहता हूं कि मैं अगर फॉर्मूला लगाऊं और इस फॉर्मूले को किसी दूसरी जगह पे कॉपी किया जाए तो ये ना हो सके, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने एड्रेस को फिक्स कर देते हैं। और एड्रेस को फिक्स करने के लिए आपको एड्रेस बताने के बाद F4 प्रेस करना पड़ेगा। फिर आप प्लस का साइन लगाइए, फिर दूसरा एड्रेस बताइए, फिर F4 प्रेस करिए, फिर प्लस का साइन, फिर दूसरा एड्रेस और फिर F4 एंटर। और अब इसे आप नीचे ड्रैग करिए, जगह छोड़ने पर भी इसका फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। इसको हम बोलते हैं फिक्स सेल रेफरेंसिंग, यानी और इसको ये भी कहा जाता है फिक्स नहीं, इसे एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग भी कहा जाता है। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंसिंग भी कहा जाता है। इसके अलावा एक तीसरे तरह की सेल रेफरेंसिंग होती है जिसको हम कहते हैं
मिक्स सेल रेफरेंसिंग। जो रेफरेंसिंग अभी आपने देखी, इन दोनों को अगर मैं मिलाकर कोई नया फॉर्मूला बनाऊं, यानी जिसमें रिलेटिव भी हो और जिसमें एब्सोल्यूट भी हो, उसको हम बोलते हैं मिक्स सेल रेफरेंसिंग। आमतौर पर ये तब होता है, मान लीजिए ये कुछ चार्ज है, मैं कह रहा हूँ भाई जिसका जितना जितना बनता है वो उतना देगा, साथ में उसे यहाँ के 20 रुपये हर किसी को देने होंगे, चाहे वो कुछ खाए पिए भी ना, फिर भी उसे 20 रुपये देने होंगे। तो ये फॉर्मूला ऐसे लगेगा, इक्वल टू ये वाला सेल प्लस में ये वाला सेल प्लस में ये वाला सेल प्लस में ये वाला सेल, पर ये वाला सेल मैंने फिक्स कर दिया ताकि जब मैं इस फॉर्मूले को नीचे ड्रैग करूं तो ये तीनों उठ के नीचे पहुंच जाए, पर ये यहीं रहे। फिर और नीचे करूं तो ये तीनों यहाँ पहुंच जाए, पर ये यही रहे, ताकि सबके साथ ही जुड़ सके। अब देखिए 50, 20, 70, 70, 10, 80 और 80 और 20, 100 हुए। इसको आप नीचे ड्रैग करिए, 60 और 40 100 और 30 130 और 20 150 हुए, वही आ रहा है। 90 और 80 कुल मिलाकर 170 हुए, 240 और 20 260 हुए। तो ये यहाँ पर मुझे इस तरीके से टोटल करके दिखा देता है। सेल रेफरेंसिंग में यही 3 अलग अलग वेराइटीज़ होती हैं जो मैंने आप लोगों को बताई, और ये हमारी क्लास 2 के टॉपिक्स थे। होप कि इसके अंदर आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला होगा, और काफ़ी डीपली मैंने आपको ये बताया है। और कोशिश कीजिए कि जितना ये आप इसको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बिठा लेंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा। अब हम अपने अगले ट्यूटोरियल में मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। हम अपने अगले वीडियो में क्लास 3 लेकर आएंगे, जिसके अंदर इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स होंगे। मार्कशीट जैसा ही काम होगा, बट और नए फॉर्मूले हम इसके अंदर देखेंगे। तो तब तक के लिए आप इस मार्कशीट के साथ और इन फॉर्मूलों के साथ प्रैक्टिस करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।